पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था कल? कल पढ़े थे हम लोग क्या, वुड का घोषणा पत्र। देखिए ये सब चीज़ें बहुत लेंथी हैं, लेकिन हम जो है आपको बहुत संकुचित करके, मतलब जो कम से कम बातें मोस्ट से, क्योंकि इतना आएगा नहीं, ठीक है। और ना आपको लिखित परीक्षा दे रहे हैं कि आपको दीर्घोत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखने, तो आपको मैटर लिखना है तो 200 शब्द का, तो फिर हमको मैटर लिखवाना पड़े, ऐसा आना भी नहीं है। आपकी जो परीक्षा उसमें सिर्फ इतना सा प्यार से पूछ लेंगे कि 1854 में कौन सा घोषणा पत्र आया था, तो चार्ल्स वुड के द्वारा दिया गया घोषणा पत्र था। और महत्वपूर्ण खाली 4 बातें ही हैं इनकी। हाँ, लिखाने को तो हम नोट्स बनवाएं तो आराम से हम 1 घंटा भी पार करेंगे और आप लिखते लिखते थकोगे भी नहीं, ठीक है, बड़े प्रेम से लिखोगे। लेकिन निरर्थक है, कोई मतलब नहीं। तो पढ़ो वो चीज़ें जो सार्थक हों, और समय बर्बाद करने का समय भी नहीं है। और ना इतना आप लोग वैसे भी बीएड डीएलएड में लिख लिख के आगा गए हो। अगर इच्छा हो डिटेल में पढ़ने की तो सबके पास नोट्स होंगे, अपना रजिस्टर खोल लेना, वहाँ सब लिखवाया होगा सर लोगों ने, नहीं लिखवाया? कहीं कहीं लिखवाया गया, कहीं कहीं नहीं भी लिखवाया गया, कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना महत्वपूर्ण है हम उतना आपको कराते चल रहे हैं, बस प्रेम से याद करते चलना, ठीक। अब डेमो दें एक आपको, चलो बताओ वैदिक कालीन, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी उत्तर आना चाहिए। बताओ वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का उद्देश्य होता था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, किसको मालूम है? हाथ उठाओ, और जो हाथ उठाएगा उसी से पूछेंगे क्वेश्चन। उठाओ, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी पूछ लेंगे, बस 3-4 लोग हैं खाली, ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे जितना भी हम पढ़ाएं धीरे धीरे करके आप 4-4 पॉइंट याद हैं। इससे ज़्यादा क्रॉप नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। केवल 4 बातें बता देते हैं, 5 मिनट में ख़त्म हो सकती है, लेकिन हम बहुत स्लोली आपको बताते हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा। अगली हेडिंग है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन। भारत का मैग्ना कार्टा किस शिलालेख किसे कहते हैं? वुड का डिस्पैच। कब आया था वुड का डिस्पैच? 1854। वुड के डिस्पैच की 4 प्रमुख बातें कौन बताएगा? आपने, हमने लिखाई तो 5-6 हैं, लेकिन 4 प्रमुख कौन बताएगा? सबसे नंबर 1 पे आप बताइएगा क्या? अनुदान प्रणाली का गठन किया गया था। जो अनुदान मिलना शुरू हुआ था वो वुड के डिस्पैच से ही आया है, समझ लीजिए। आज भी जो अनुदान मिलता है, आप देखोगे जो भी बेसिक के स्कूल हैं या कोई भी स्कूल है, सभी को ग्रांट जारी होता है हर साल बेसिक स्कूलों को पैसा आता है, आप इसमें खर्चा करिए, इसमें खर्चा करिए, खेल के लिए अलग पैसा आता है। ये जो पैसे आ रहे हैं ये क्या है? मद है। और ये दे के कौन गया था? वुड साहब दे के गए थे 1854 में, ठीक है। चलिए दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी 1854 के वुड के डिस्पैच की? क्या? कि प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे 1 नंबर में लिख के देगा कि किस घोषणा पत्र में कहा गया कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, उच्च स्तरीय शिक्षा अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। लिख देगा डिस्पैच, तो सबसे पहले कौन सा मारेंगे? वुड। कहा सबने, अभी हंटर कमीशन पढ़ेंगे, इसमें भी यही कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो किस पर बेस्ड रहेगी? आपकी देसी भाषाओं पे, यानी मातृभाषाओं पे बेस्ड रहेगी। लेकिन सभी ने बात कही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा? 1854 का वुड का। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा हमने बताया था, मैकाले साहब ने कहा था कि अधोगामी निस्यंदन चलेगा। अधोगामी निस्यंदन, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम एक-एक को पढ़ा सकें, इसलिए कुछ लोगों को पढ़ा दो, वो धीरे धीरे अपने आप पढ़ा डालेंगे। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सभी जिलों में क्या कर दिया जाए? जन शिक्षा संचालक। जैसे खंड शिक्षा अधिकारी होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, वैसे ही अंग्रेजों ने जन शिक्षा संचालक एक पद सृजित किया था। ये पूछ सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चन कि जन शिक्षा संचालक का पद कब सृजित हुआ था? 1854 के वुड के डिस्पैच में। और भी हमने कई बातें लिखवाई हैं इंपॉर्टेंट, जब रिवीजन करेंगे तब बताएंगे। अभी चलिए हंटर कमीशन पे आइए। हंटर कमीशन की बात करें तो हंटर कमीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मस्त बात लिखेगा जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। ये कब आया तो बता दीजिएगा, 1882 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अच्छा बताओ, 1882 में जो अंग्रेज शासक यहाँ रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? जिससे पूछेंगे किसको मालूम है, पहले हाथ उठाओ। अरे ये तो हमने पूछा ही नहीं ना कि कौन है, हम पूछ रहे हैं उसको क्या कहेंगे। हम देखना चाहते हैं आप लोग कहाँ से चीज़ों को कैच करते हैं।
उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या होगा? जिसको मालूम है हाथ उठाए, जिसको पता हो खाली। गवर्नर, हम ना गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं, ना हम आपसे गवर्नर पूछ रहे हैं, ना हम अधिकारी के पद का नाम पूछ रहे हैं, हम सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि उसको कहा क्या जाता है, वायसराय। क्योंकि आपको पता है 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद चला गया था। तो उस समय 1880 में एक आपके वायसराय आए थे। 1880 में कौन बताएगा? 1880 में वायसराय को, क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान था इसमें, बताइए 1880 में कौन से वायसराय थे? अठारह सौ 1880 में पद ग्रहण किया था लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन। देखिए जो भी पढ़िए परफेक्ट पढ़िए, मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं पेपर के टाइम गोल गोल घूम जाएंगे, दबाव नहीं हर कोई ले पाता है, हम फिर बता रहे हैं, थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो, जरूरत नहीं है सब पूरा पोथा तैयार करने की। तो दो क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन कि हंटर कमीशन कब, एक हंटर कमीशन आया था जब आपको याद होगा जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जांच समिति बनाई गई थी, है ना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो गया था, इसके जिसकी जांच के लिए SIT गठित की गई थी, उसको भी हंटर कमीशन बोला गया था। ठीक, चलिए तो 1882 में आया। दूसरा 1880 में लॉर्ड रिपन जो थे उस समय तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विलियम हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है सुनो, अभी तक जो आ रहा था वो सब ऐसे ही था, लेकिन पहली बार एक आयोग बनाया गया था, और ये पहला आयोग था। अभी तक क्या था कि एक योजनाएं आती थी, उनको क्रमबद्ध करके पेपर इशू कर देते थे, लेकिन ये पहला जो है आयोग गठित किया था लॉर्ड रिपन ने, इसलिए इसको भारतीय शिक्षा का पहला आयोग भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न घुमा के ये सब नहीं पूछता, सीधे पूछेगा भारतीय शिक्षा का आयोग सर्वप्रथम कब आया, तो बताएगा 1882। तो एक चीज़ और लिख लीजिए, किसकी अध्यक्षता में था? विलियम हंटर, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का क्या नाम था? भारतीय शिक्षा आयोग। 1882 लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, ये था 1882 का कहानी हंटर कमीशन का। ठीक, अब आपको बताऊं, आपके यहाँ सीधा पूछेगा भारतीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? हंटर कमीशन। ठीक है, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। लास्ट में हम आपको बहुत शॉर्ट नोट्स बनवा देंगे शिक्षण कौशल का, जिसमें से आपके 10 के 10 फंसेंगे, बाहर जाना ही नहीं हो 10 क्वेश्चन में से। ठीक है, ये तो हमको थोड़े बहुत फालतू की चीज़ें भी आपको बतानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी बहुत क्रॉप कर देते हैं, बिल्कुल जिसमें भाषा फालतू करना हो वही शब्द लिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये 4 बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, यही वो कमीशन है। अभी इसमें क्या हुआ था वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इसी के जस्ट बाद आपको पता होगा, वुड के डिस्पैच में पहले ही बता दिया गया था। आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो एक चीज़ हमेशा पढ़ते होंगे, लंदन के आधार पर 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, मालूम है ना? अरे राजा राम मोहन राय ने तो पहले ही हिंदू कॉलेज वहाँ पर खोल दिया था, जिसको अंग्रेजों ने बाद में क्या कर दिया? प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से उसको फेमस कर दिया। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? मैंने राजा राम मोहन पूरा रटाया, 1 नंबर ऐसे ही फिक्स है आपका, समझ लो। राजा राम मोहन के 5 पॉइंट फिर से सुन लो एक बार, एक क्वेश्चन तुम्हारे सुपर टेट में आना ही आना है। पहला पॉइंट, राजा राम मोहन, जब समाज सुधारक धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तब का तब देखा जाएगा, अभी तैयार कर लो। सबसे पहला राजा राम मोहन का काम क्या था? राजा राम मोहन 1815 से इनके सारे अच्छे काम शुरू। 1815 आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का काम क्या था? सभाएं करना और सभी को अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताना, जो कुरीतियां अंग्रेजों ने फैला दी थी उनको दबाना और अच्छाइयों को फैलाना, दैट इज आत्मीय सभा। 1815। 1817 में हिंदू कॉलेज, 1817 में हिंदू कॉलेज, जो आज की डेट में कलकत्ता में स्थापित है प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से। ठीक है, और 1822 में एंग्लो इंडियन स्कूल खोला था, एंग्लो इंडियन स्कूल। और यही एंग्लो इंडियन स्कूल आगे 3 साल के बाद क्या बन गया? वेदांत कॉलेज। वेदांत का मतलब क्या होता है? ज्ञान देने वाला, जो वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु जो उससे ज्ञान प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। ठीक, और उसके जस्ट बाद क्या हुआ था? 1828 में ब्रह्म
समाज की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। और 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था, ठीक है, समझ गए इतनी बात। और इस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल होंगे ना, वायसराय तो होंगे नहीं। 1858 के बाद वायसराय आए हैं, उससे पहले तो सब गवर्नर जनरल थे। तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, कई बार पेपर में पूछा गया, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, यही 1882 के बाद हम आपको इसी में निपटा दे रहे हैं शॉर्ट में, आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षा नीति आई थी, इसका नाम था लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड, नाम सुने हो? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, अटैच करके पढ़ा रहे हैं। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आई थी, ठीक है। हाँ, लॉर्ड कर्जन भारत कब आए थे? चलिए अभी लॉर्ड कर्जन हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आने से पहले या आने के बाद लॉर्ड कर्जन ने एक सम्मेलन बुलाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ उस सम्मेलन का क्या नाम था? शिमला शिक्षा सम्मेलन, ठीक है, लिख लीजिएगा। शिमला, लॉर्ड कर्जन ने, किसने बुलवाया था? लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन, या इसको गुप्त सम्मेलन भी नाम से भी जाना जाता है। जीएस में पूछ सकता है गुप्त सम्मेलन, गुप्त सम्मेलन लिख लेना बच्चा, गुप्त सम्मेलन के नाम से यही फेमस है, ठीक है। और सन था 1901, सन था 1901, ठीक है, सन था 1901 लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति थी, आई थी, ठीक है। 1889 लिख लीजिएगा, 1888 में तो आया ही था, 1889 लिख लीजिएगा, 1889 लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, ठीक है। हो सकता है कब आई लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति? 1880। अब लॉर्ड कर्जन क्या थे? वायसराय के गवर्नर जनरल? वायसराय थे, ठीक है। कल हम रॉबर्ट क्लाइव का घर देख रहे थे, कलकत्ता में आज भी है ना, आप लोग भी देखेगा, चलिए लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। बड़ा भयानक घर था उस ज़माने में, अब तो सब गिरहर हो गया है, बस खाली कुछ अवशेष बचे हैं, हम लिंक भेजेंगे आज ग्रुप में, ठीक है। आप लोग देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था भारत में, ब्रिटिश को संस्थापित करने वाला कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़िए बोझ समझ के मत पढ़िए, रुचि से पढ़िए उसको, उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान लगाइए। यार ये आदमी सोच, एक बार जरा अपने आप को फील करके देखो। आप लोग पिक्चर देखते हो, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी RRR, जिसने ना देखी वो देख जरूर लेगा, क्योंकि देश से संबंधित है और देश में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक। हम भी अपनी शपथ तोड़ेंगे, हम भी अपनी शपथ तोड़ेंगे। जय माता दी, जय संतोषी माँ, जय राजा हरिश्चंद्र। और अब आप जल्दी एक डायलॉग सुनेंगे RRR, एक और फिल्म का नाम आप लोग सुनेंगे, ये भी बहुत जल्दी हम देख लेंगे, ठीक है। तो जो RRR जो मूवी है उसको आप देखते हो तो आप उसको फील करते हो कि नहीं करते हो? आप कभी खून खौलता होगा, सामवेगिक अस्थिरता का काल है ये, किशोरावस्था में हुई आप लोग, तो अंदर से भाव आते होंगे कि बस हमको भी मिल जाए, हम भी अंग्रेज को मार दें। ऐसा नहीं है, इमोशनली टच नहीं होते हो आप लोग? इमोशनली हिंदुस्तान टच है, तभी तो देखो कहाँ तक जा रही है पिक्चर। तो कहने का मतलब है उस ज़माने में फील क्या करोगे यार, सोचो अगर हम होते, रॉबर्ट क्लाइव होते तो कैसा होता। तब ये अंग्रेज आपको याद हो जाएंगे, इनसे हमारी कोई भावनाएं जुड़ी नहीं है, इसलिए अंग्रेज के नाम हमें याद नहीं होते। इनसे भावनाएं जोड़ना, सोचो कि हमारा घर यहाँ है और वॉरेन हेस्टिंग वहाँ रहते हैं, ठीक। अभी मैं जाऊँगा वॉरेन हेस्टिंग से मिल लूँगा, ये सर्वर इतने आते हैं, सबके नाम रख दो, एक एक गवर्नर जनरल, एक को वायसराय बना दो, याद हो जाएंगे। याद करने का तरीका होना चाहिए, क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए। चलिए, अरे आता है पिक्चर पे शाहरुख खान बार बार आके आते हैं, लर्निंग कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए। कौन कहता है? शाहरुख खान बार बार आके कहते नहीं आप लोग, अब आप क्रिएशन करते ही नहीं हो तो क्या होगा। चलो हाँ, 1901 में क्या हुआ था कि पहला शिक्षा सम्मेलन हुआ। और सुनो क्यों हुआ शिक्षा सम्मेलन? क्योंकि जो ये हंटर कमीशन था ये चीख चीख कर कह रहा था 3 चीज़ें। ऐसे एरो बना लेना, देखो जैसे हम नोट्स बनाते हैं आप उसी तरह पन्ने में बनाओगे तो आपको असुविधा नहीं होगी और सारा एक सॉलिड डाटा आपके पास रहेगा। अब कुछ लोग रेलगाड़ी की तरह बनाते होंगे, कहो यही जोड़ लीनो एरो मार के कर्जन शिक्षा नीति, सोचें काहे पन्ना बर्बाद करी बगल में।
रफ कार्य हेतु, है ना। अरे थोड़ा जगह बगल में छोड़ दिया करो, ठीक। हमारा क्या, हम तो मिटा देंगे, आपके लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सही कर लिया करिए, ठीक। लिखिए भारतीय शिक्षा आयोग, सुनो, ये एक शिक्षा आयोग था और शिक्षा आयोग को चीख चीख कर साफ निर्देशित कर दिया गया था कि आप कोई भी नियम कानून नहीं बताएंगे, आप कोई भी पत्र जारी नहीं करेंगे, आप कोई भी मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई भी आलोचना नहीं करेंगे, बस सिर्फ आप एक काम करेंगे। कौन सा काम? वो काम सिर्फ इतना होगा, हमें ये बताइए जो वुड के डिस्पैच में कहा गया है अनुदान प्रणाली दी जाए, हम अनुदान प्रणाली दे रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि वो अनुदान प्रणाली जो दी जा रही है उसका, और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहे हैं, जो जन शिक्षा संचालक अधिकारी बनाए गए हैं, जो हर जिले में जन शिक्षा केंद्र खोला गया है, जो शिक्षा संबंधी मातृभाषा के लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं, उन पर आप हमको ये बताइए कि उन पर एक रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि हम उसको और बेहतर कैसे कर सकें। ये था हंटर कमीशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य। मतलब इनको ये बताना था कि अगर आपने 100 रुपया दिया है तो इस 100 रुपये को आप और कैसे दीजिए कि इसका सही से यूटिलाइजेशन हो जाए। ये ना हो कि 100 रुपये हमारा व्यर्थ चला गया, सब जगह उसका फ़ायदा उठाया गया। तो बस इसी के लिए इनसे रिपोर्ट मांगी गई थी। उसमें इन्होंने 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट जो बताई थी वो लिख लीजिएगा। सबसे पहला था प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। पूछा जाता है वो कौन सा आयोग था जिसने कौन सा आयोग था भारत का जिसने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों पर बात की थी, ठीक है, वो था हंटर कमीशन। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, उच्च या ब्रैकेट में विश्वविद्यालय, यहीं से बो दिया गया था विश्वविद्यालय को, तभी तो जल्दी से 1901 में 1900, इसीलिए जैसे यहाँ विश्वविद्यालय की बात की गई, ठीक है। ये पहला पॉइंट लिखिएगा आप लोग हंटर कमीशन में, अभी इनका काम पड़ेगा यहाँ पे। हंटर कमीशन में पहली बात क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर पर विद्यालय खोले जाएं। दूसरी बात, जो प्राथमिक शिक्षा रहेगी इसकी जो भाषा रहेगी वो मातृभाषा ही होगी, कंपलसरी, इसमें कोई भी बदलाव न किया जाए। इन्होंने सिर्फ एक समीक्षा दी थी, कोई बदलाव नहीं कराया, ठीक है। इसलिए इनकी खाली बस पॉइंट याद रखो, आएंगे हो सकता है पूछ लें आपसे, ठीक। प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा, ठीक। अब सुनो, जहाँ मातृभाषा लिखे हो वहीं पर लिखो, वहीं पर लिखो प्राथमिक शिक्षा के बारे में, इसी के नीचे एरो मार के लिखो। इन्होंने कहा था, हंटर जी ने अपनी इस रिपोर्ट में मतलब प्रस्तुत किया था, इसमें लिखा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है ये किसको दे दी जाए, ये जो स्थानीय लोग हैं उनके सुपुर्द कर दी जाए। तो वहाँ पर पेपर में जब पूछेगा तो कहेगा स्थानीय निकाय, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को देने के लिए किसने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, तो कौन से कमीशन में? तो विलियम हंटर ने। और कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन, ठीक। तो लिख लो प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय जो भी मतलब जिले में बहुत ही छोटे स्तर पर जो भी इन्होंने अपने, जैसे अपने यहाँ नगर पंचायत है, नगर पालिका है ना, ऐसे छोटे छोटे जो इन अंग्रेज़ों के स्थानीय निकाय थे उनके सुपुर्द कर दी जाए, ठीक है। और इसको कर दिया जाए, ठीक है। और उच्च शिक्षा को, और हाँ दूसरी बात एक और कही थी, कहा था जो भी प्रांतीय सरकारें हैं, ऐड कर लीजिएगा इसमें एक और बात, जो भी प्रांत की सरकारें हैं, जो भी प्रांत की सरकार है, ठीक है, वो ये सुनिश्चित करे, क्या सुनिश्चित करे? लिख लो, जो भी प्रांत की सरकार है वो ये सुनिश्चित करे, जो भी प्रांत की सरकार है, अरे जैसे राज्य होता है वैसे प्रांत होते थे पहले, बात खत्म हो गई। अपने राज्यों में जनपद होते हैं वैसे प्रांतों में जनपद होते थे। जो भी प्रांत सरकार है वो सुनिश्चित करे, अब उस समय तो आरटी एक्ट चल नहीं रहा था, तो जो भी प्रांत की सरकार है वो सुनिश्चित करे जितना भी खर्च प्राथमिक शिक्षा पर आएगा, यानी जो भी अनुदान आ रहा है, अनुदान तो आप पहले से भेज ही रहे हो वुड के डिस्पैच के अनुसार, जितना भी खर्च प्राथमिक शिक्षा पर आएगा, जितना भी खर्च प्राथमिक शिक्षा पे आएगा, बिल्कुल सरल भाषा में सिंपलेस्ट लिखवा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप, ठीक। ये सब बिल्कुल सर्च करके और बिल्कुल फैक्ट लिखवा रहा हूँ आपको। मतलब बकवास लिखवाने को तो मैं बहुत लिखवा सकता हूँ, लेकिन हम सिर्फ आपको वो लिखवा रहे हैं जो आप खुद भी अगर नोट्स बनाने, आप सब प्रशिक्षित स्नातक हैं, अगर आप भी अपना नोट्स बनाने बैठेंगे तो मैं कहता हूँ गारंटी के साथ आप यही पॉइंट क्रमबद्ध करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मंगल ग्रह से लेके आ रहे हैं पॉइंट, इसलिए आप खुद समझो और लिखो इसको, समय बचे आपका। प्रांत सरकार क्या करे? सुनिश्चित करे कि जो भी खर्च प्राथमिक शिक्षा पे आ रहा है उसका 1/2 या 1/3 भाग व्यय करे।
1/2 या 1/3 भाग क्या करे, व्यय करे। प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था मातृभाषा और अनुदान प्रणाली, इन्होंने ये भी बताया, कहा कि ऐसे जिम्मेदारियां दीजिए, नहीं तो ये छोटे स्तर पर चल नहीं पाएगा। आप देखो एनसीईआरटी को ही देखो, एनसीईआरटी कितना संभालेगा, इतना बड़ा देश है, सब जगह संभाल सकता है, इसलिए उसने अपनी ब्रांच खोल रखी कि नहीं खोल रखी, SCERT है ना। और SCERT के भी अंडर में एक और ब्रांच खोल रखी, NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। NCF जो है सर्वे करता है, यही सर्वे करता है कि भैया जो तुमने 100 रुपये ग्रांट का भेजा उसका कहाँ कहाँ उपयोग करा जा सकता है, और वो ये रिपोर्ट बताएगा ऊपर SCERT को, और SCERT सीधे भेज। आप लोग क्या देखिए, जो भी आदेश आता होगा SCERT के थ्रू आता होगा, आता है ना। SCERT बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि NCERT से सीधे कनेक्टेड है। तो इसी तरह प्रांत सरकार हो गई। चलिए इसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा पर आ जाइए। माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के नीचे एरो मार के लिखिए। माध्यमिक शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया था, इस आयोग में, भारतीय शिक्षा आयोग में माध्यमिक शिक्षा के बारे में बताया गया था। कहा गया था कि इसको जो है धनवान लोगों को दे दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा जो है धनवान लोगों को दे दी जाए, या जो भी उस समय के मतलब जो अमीर लोग हैं या धनवान लोग हैं उनको समर्पित कर दी जाए। ठीक है, ठीक। और इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च तीनों शिक्षाओं पर बात करने वाला आयोग कौन सा था। वहाँ ये नहीं पूछेगा कि ये सब किस प्रांत को दे दिया जाए, इसको दे, लेकिन बताना जरूरी है, बाद में ये ना हो कि आपको ये भी नहीं पता। उसके बाद उच्च शिक्षा में जाइएगा और एक हेडिंग डालिएगा, साफ साफ लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी, ठीक है, सरकार की होगी, पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार कौन, प्रांतीय सरकार, ठीक है, सरकार की होगी, और जिसका माध्यम क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्णतः अंग्रेजी, पूर्णतः अंग्रेजी। इसीलिए कभी भी याद रखना, उच्च स्तर कभी भी इन्होंने प्राइमरी नहीं किया, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न आ जाए, मान लो हम तो ऐसे ही प्रश्न है, हम तो लिख के जानते हो क्या देंगे पेपर में, हम क्वेश्चन बनाएंगे, हम ये लिखे वो कौन सा आयोग था जिसमें उच्च शिक्षा को मातृभाषा में देने का प्रयास किया गया, ठीक। और लिखेंगे हंटर कमीशन, लिखेंगे वुड का डिस्पैच, लिखेंगे कोठारी कमीशन, और लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हो ना, इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग इसमें लगाए आएंगे, बहुत तर्क वितर्क करेंगे, हंटरे मार दो, हंटरे कमीशन मार दो, है ना। ऐसा भी ये वो लोग बनाएंगे ऐसा पेपर जिन्हें पेपर बनाना है, नहीं तो टाइम पास के लिए कोई भी बना सकता है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ो, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा आयोग का अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, लिखिएगा जो भी अनुदान प्रणाली दी जा रही है, जो भी, सरल भाषा में लिखो, जो भी, मॉरल ऑफ स्टोरी हम आपको लिखा दे रहे हैं ताकि आपको व्यवहारिक तौर पे पता जाए, जो भी अनुदान प्रणाली दी जा रही है वुड के डिस्पैच के सापेक्ष, ये सब मत लिखो, सापेक्ष लिखो, जो भी अनुदान प्रणाली दी जा रही है, ठीक है, जो भी अनुदान प्रणाली दी जा रही है, आप और सरल भाषा में लिख लेना, ठीक है, वैसे टिपिकल भाषा है लेकिन सरल भाषा में लिखो, जो भी अनुदान प्रणाली दी जा रही है वो शिक्षक और छात्र के अनुपात को ध्यान में रख कर दी जाए, वो शिक्षक और छात्र के अनुपात में शिक्षक और छात्र के अनुपात को ध्यान में रख, ये नहीं कि जहाँ 20 बच्चा है वहाँ भी तुम 200 रुपया दे रहे हो, और जहाँ 100 बच्चा है वहाँ भी तुम 200 रुपया दे रहे हो, तो 100 लोग 200 रुपये कैसे यूज़ करेंगे और 20 लोग 100 रुपये कैसे यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ का 80 रुपया वहाँ भेजो ना, वहाँ पे और फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो भी अनुदान प्रणाली दी जा रही, अनुदान प्रणाली का गठन कहाँ किया गया था, 1854 के वुड के डिस्पैच में, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शिक्षक छात्र के अनुपात में। दूसरा चीज़, अनुदान देने से पहले लिखो, अनुदान देने से पहले निरीक्षण जरूर करा लिया जाए, आज हो रहा है, अनुदान देने से पहले निरीक्षण जरूर करा लिया जाए। आप देखो जो भी बेसिक स्कूल है वहाँ 14 बिंदु चेक किए जा रहे हैं, नल है कि नहीं है, बैठने के लिए साफ, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है, भोजन सही से है कि नहीं है, पंखा सही से लगा है कि नहीं लगा है, बोर्ड है कि नहीं है, टीचर सही से हैं कि नहीं है, ठीक है, पानी पीने की समुचित व्यवस्था पेयजल की है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का पैसा आता है। और ये पैसा ऐसे नहीं आता है, पहले आपका चेक किया जाता है विद्यालय, उसके बाद ये रिपोर्ट भेजी जाती है, फिर जो विद्यालय भवन में निर्माण में कोई समस्या है, अभी जब आप लोग टीचर बनोगे तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी,
ठीक, ये समस्या तो आप रिपोर्ट लगाओगे तब वहाँ से जो है अनुदान आएगा, पैसा। ये चीज़ किस में कही गई थी? हंटर कमीशन, बिना निरीक्षण के पैसा अनुदान का ना दिया जाए, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा वो। ठीक, 2 बातें हो गई। तीसरा लिखो, जो शिक्षा हो वो व्यवहारिक हो और व्यावसायिक हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षा पर बल देने वाला कमीशन कौन सा था? हंटर कमीशन। ठीक है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यावसायिक हो। देखिए कारण कहने का मतलब ये है, अंग्रेज देखिए वहाँ से इंग्लैंड से अगर सबको लाते तो उनको बड़ा खर्चा करना पड़ता। ठीक, अब उनको लेके आए, फिर उनको सैलरी दें, यहाँ पर उन्हीं का खाना खाएं, तो उनसे उनको लोड बढ़ रहा था। तो वो सोच रहे थे, क्योंकि उनकी सत्ता बढ़ रही थी, उनका अधिकार बढ़ रहा, इतनी बड़ी जनता को संभालना आसान बात तो है नहीं, तो हम पढ़े लिखे लोग क्या वहाँ से लेके आएंगे? अब सोचो इतना बड़ा स्टाफ हम क्या इंग्लैंड से लेके आएंगे यहाँ पर? सोचो अभी ये कह दिया जाए कि इंग्लैंड कंपनी शासन करने आ रही है और सारे स्कूलों में टीचर इंग्लैंड के होंगे, तो सोचो है उनके बस का? संभाल पाएंगे यहाँ पे? नहीं। तो उस समय भी यही सब समस्याएं, तो ये प्रयास ये लोग करते थे ज़्यादा से ज़्यादा कि यहीं के लोगों को शिक्षित किया जाए और इन्हीं के लोगों से क्या ले लिया जाए? काम ले लिया जाए। वो तो वेशभूषा की बात करके गया था कि दिमाग से सोच वेशभूषा वाली हो है। आपको बताएं प्रेसिडेंसी कॉलेज जो हिंदू कॉलेज था, हिंदू कॉलेज में भी राजा राम मोहन राय जो थे वो समर्थक थे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन वो इसलिए थे कि हम इनकी भाषा को सीख जाएं, जैसे ये हमारी भाषा को सीखें, हम इनकी भाषा को सीखें, तो हम भी इनके बारे में थोड़ी जानकारी अपनी बढ़ाएं, हम इनकी अच्छाइयों बुराइयों को समझें। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था। तो उनके स्कूल में भी चलती थी इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश की जो क्लासें चलती थी उसमें सिर्फ रोज़मर्रा की जो भाषा जो डिस्कशन में होती है केवल उतनी पढ़ाई जाती थी और कुछ नहीं, क्योंकि बंगाल के लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे पढ़ाई लिखाई में। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी आज भी फेमस है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। आपको पता है यही जो 1882 का जो हंटर कमीशन बताते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, मतलब समझ रहे हैं 134 वर्ष पुरानी है। 134 वर्ष बहुत होता है, समझ रहे हैं। आज भी चले जाइए देख के आइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चमक रही है बिल्कुल। आज भी अंग्रेजों का बनाया हुआ सीखना चाहिए हमें। देखिए हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ था उनके अंदर, लेकिन उनका काम देख रहे हैं आप। आज भी जहाँ पुल बना के गए, हथौड़ा चला के देख लो भाई साहब, तोड़ के दिखा दो तो मान जाओ। और नहीं यकीन मानो, चलो हमारे स्कूल के पास एक पुलिया बनी है, वो अंग्रेजों की बनाई हुई है, तो हमें नहीं मालूम था, और बड़ी सिस्टमेटिक बनाई गई है, वो वाकई में देखने वाली है। उसमें क्या है, नीचे से जो है नहर जा रही है, नीचे से नहर है और उसके ऊपर से नीचे से नदी है, ऊपर से नहर है और उसके ऊपर पुल है। और उसको जो है बताते हैं तोड़ के उसको चेक करने आए थे, तो तोड़ने का प्रयास किया लेकिन टूटा नहीं वो पुल। तो हम तो धोखे से देख लिए, हम जा रहे थे कहाँ से, तो हमारे एक सर थे बगल में, उन्होंने हमको स्पेशली बताया कि इस पुलिया को देख रहे हो, देखा बड़ी स्टाइलिस्ट बनी हुई थी। तो उनका आर्किटेक्ट बहुत गजब का था। आज की डेट में तो कहा रोड 10 बार बनाओ में 10 बार उखड़े, आज बनाओ में कल टूट जाए। सोचो अगर अंग्रेज ऐसा करते तो देश कहाँ चला जाता, और गर्त में चला जाता। समझ रहे हैं, रेलवे लाइन देखो आज उन्हीं की दी हुई है, समझ रहे हैं। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। तो दूसरा पॉइंट लिख लिया आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कैसी होनी चाहिए, जिससे व्यवसाय इंसान को मिल सके आगे चल के। यही इनका उद्देश्य था, जल्दी से यहाँ पे शिक्षित करेंगे और अपने हिसाब से काम ले लेंगे। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हंटर कमीशन का, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा भारतीय शिक्षा में जो देसी स्कूल हैं, देसी मतलब जो लोकल के स्कूल हैं, जैसे छोटे मोटे मदरसे हो गए, छोटे मोटे गुरुकुल हो गए, या बच्चों के स्कूल हो गए, जो मतलब बेसिक देसी स्कूल जो कुछ शिक्षित वर्ग थे उन्होंने खोल के रखे थे। कहा जो भारतीय देसी स्कूल हैं, ऐसा जिक्र ही है उसमें। देसी स्कूल मतलब उसकी हिंदी अगर आप निकालोगे, जो उन्होंने इंग्लिश में प्रयोग किया उसकी हिंदी का देसी स्कूल ही आएगा। अगर आप जाके उसको गूगल पे भी सर्च करोगे तो देसी स्कूल लिख के ही आएगा। ठीक है, जो भी स्थानीय देसी स्कूल थे उनको चलने दिया जाए, उन पर हस्तक्षेप ना किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देसी स्कूलों पे कोई भी रोक ना लगाई जाए, लोकल के स्कूल चलने दिए जाएं। ठीक, क्योंकि विलियम हंटर ने एक कमेंट मारा था इस पर, बहुत फेमस हुआ था वो कमेंट क्या था, कमेंट लिख लीजिएगा इन्वर्टेड काम में, कहा पता कमेंट पूछ ले हंटर कमीशन से किसका कमेंट है, विलियम हंटर का ही हो सकता है। कमेंट क्या था, कमेंट था कि जो देसी स्कूल हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। देसी स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
ये 3-4 प्रमुख पॉइंट थे। लिखाने को और भी कुछ है, कहो लिखा डाली, कोई मतलब नहीं। वही स्त्री शिक्षा, ठीक है, वही कॉमन पॉइंट सब है। 99, हाँ सॉरी, हाँ इसको सही कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। 1899, 1819, हाँ इसी के बाद 1901 आएगा, नहीं तो बड़ा गैप हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़िएगा। 1901 में क्या हुआ, हमारा शिमला सम्मेलन हो गया। अब उसको वहीं रोक दीजिए, ठीक। बाकी कहीं लिखा दें वही स्त्री शिक्षा, वही हमने पढ़े हैं सारे, मोस्टली पॉइंट्स वही वुड डिस्पैच के ही हैं। मुस्लिम स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा पर प्रयास और सार्थक प्रयास, ठीक। जितने भी पॉइंट उधर इंपॉर्टेंट है वो लगभग 3-4 पॉइंट कॉमन है। ये 3-4 आप पढ़ लीजिएगा, बहुत हैं, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। और आपके पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा। कब आया था, 1882, ठीक। चलो अब देखो, लॉर्ड कर्जन ने 1899 में जब जैसे ही उन्होंने आया, उन्होंने लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति दी। इसके बाद और इन्होंने डायरेक्ट उठा लिया किसको, उच्च शिक्षा को। उच्च शिक्षा लिख लो, उच्च शिक्षा, यही पूछेगा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति से, उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा को क्या कहेंगे हम लोग, विश्व विद्यालय शिक्षा। भारत में विश्वविद्यालय उस जमाने में भी कम थे, तभी तो सबको देखो बाहर जाना पड़ता था। महात्मा गांधी तो बाहर गए, रविन्द्रनाथ टैगोर तो बाहर गए, ठीक, स्वामी विवेकानंद तो बाहर गए, सबको बाहर जाना पड़ता था पढ़ने। तो और उस जमाने में एक आदमी था सर सैयद अहमद खां, जानते होगे सर सैयद अहमद खां। और सोचो इतने महान आदमी थे कि उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि भारत में भी खोज शोध करने का अवसर यहाँ के नौजवान युवाओं को मिलना चाहिए। और यहाँ पर क्या खोलना चाहिए, अनुसंधान केंद्र खोलने चाहिए। इसीलिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खां। एंग्लो इंडियन स्कूल, सर सैयद अहमद खां, ठीक है। उन्होंने खोला था क्योंकि वो पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे, समर्थक थे, कि हम उनकी भाषा को सिखाएंगे। लेकिन रियलिटी में एंग्लो इंडियन स्कूल के संस्थापक कौन माने जाते हैं, सर सैयद। प्रश्न आ जाए कि भारत में एंग्लो इंडियन स्कूल के संस्थापक या से संबंधित हैं तो सर सैयद अहमद खां का नाम ही आएगा, ठीक है। चलिए विश्वविद्यालय शिक्षा प्रारंभ की जाए। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, ठीक है, लॉर्ड कर्जन साहब ने एक आयोग का गठन किया। और उस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थॉमस रैले थे, लिख लीजिएगा, थॉमस रैले की अध्यक्षता में, इसी को लिख लो, थॉमस रैले, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। भारतीय शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, थॉमस रैले। थॉमस रैले की अध्यक्षता में सन 1901 में उच्च स्तरीय शिक्षा पर बात की गई थी, यानी विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसी के बाद बैठक हुई। इस बैठक में एक निर्णय लिया गया और सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कर दिया गया। लिख लीजिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना दिया गया, का गठन हो गया। दो सन आपको ये तीनों के तीनों सन आपको याद रखने हैं, परीक्षा में कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक। भारतीय विश्वविद्यालयों का गठन कब हुआ था, सन 1902 में, ठीक है। और उसके जस्ट बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया। लिख लीजिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया, ठीक है। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही लिखिए, ठीक। बहुत थ्योरी, बिना थ्योरी के हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए नोट्स बनवाने की, समझ रहे हैं, जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण है, ठीक। नहीं, ये विषय शिक्षा शास्त्र जो है ना भाई साहब, ये बिना थ्योरी के ख़त्म ही नहीं हो सकता, इसका खुद का अपना इतिहास है। सुनिए, शिक्षा शास्त्र एक ऐसा विषय है, आपको बताएं एक मजे की बात, शिक्षा शास्त्र एक ऐसा विषय है, इसमें जितने भी ये जो विलियम हंटर हैं, ये सब योग्य लोग थे। इनको शिक्षाविद समझिए, तभी इनको शिक्षा से संबंधित
इनको जिम्मेदारियां दी गई। अंग्रेज ऐसे नहीं थे कि जिसकी मर्जी आया, ये कोई हमारे चाचा लगते हैं तो चाचा का लड़का है तो उसको हंटर कमीशन का हमने अध्यक्ष बना दिया, ऐसा नहीं चलता था तब। जो योग्य होता था उसी को मौका दिया जाता था। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव की प्रतिभा बाहर निकल के आई थी और हिंदुस्तान का बंगाल हिंदुस्तान गुलाम करवा के चला गया। वो अगला एक क्लर्क जो है हिंदुस्तान गुलाम करवा सकता है, सोचो। लोग कहते हैं मुगल शासक बहुत शक्तिशाली थे, हम मुगल शासकों को कुछ नहीं समझते। लाखों हजारों की मुगल सेना, मुगल शासक हिंदुस्तान में, अकेला क्लाइव 200 की सेना, 1757 1784 भारत गुलाम, क्या घंटा मुगल सेना, काम खत्म। क्या मतलब है इसी मुगल सेना का? क्या थे ये लोग? 100 लाखों लोगों को सेना लिए बैठाए रहे, वो 200 आदमी निपटा के चले गए। हम मुगलों को ताकतवर नहीं मानते। अगर ताकतवर होते ना तो आज हमारा हिंदुस्तान गुलाम। सबसे बड़ा अहम रोल है मुगलों का। अगर दोषी है तो कौन? अपना सिक्का खोटा तो दूसरे को क्या दोष देना। अगर मुगलों ने शक्तिशाली प्रदर्शन किया होता, आपसी फूट न दिखाई होती तो आज हिंदुस्तान गुलाम ना होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, समझ रहे हैं? ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपके जीवन में कोई घटना घटे और आपको अनुचित लगे एट अ टाइम, तो समझ लीजिएगा कुछ अच्छा होगा आगे। अभी गलत है लेकिन आगे वो सही हो जाता है। अंग्रेज सही भी थे, बुरे भी थे, क्या कहा जाए अंग्रेजों। खैर छोड़िए, जो था वो इतिहास था, इतिहास में चला गया, इतिहास के पन्नों में क्या हो गया? छिप गया। चलो अब आप कहाँ छिपोगे? हम आपको से क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो बैग के नीचे कि कहाँ, कि बेंच के नीचे? क्वेश्चन पूछो तो सब छिपने लगते हैं। सुनो बच्चा, याद कर लो, हम एक दिन जो है सुनेंगे जितना भी लिखा रहे हैं, और धीरे धीरे देखो किताब बन रही है, एक एक आयोग धीरे धीरे आपके मेंशन होता जा रहा है आपकी कॉपी में, ठीक है? चलिए कुछ भूतपूर्व पूछ लिया जाए, बचपन वाला। चलिए बताइए, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? भाषा अर्जन का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किसने दिया? किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ठीक है? चलिए किताबें भी याद कर लीजिए। द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसने दी थी? द हेरेडिटिकल जीनियस किसने दी? गाल्टन महोदय ने दी। किसने दी थी? गाल्टन महोदय ने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है ये। अच्छा बताइए, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ अ चाइल्ड किसने दी थी? जीन पियाजे, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जीन पियाजे ने कितने स्टेजेस बताई थी? 4। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या इसी को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। वर्षकाल कितना था? सब यूपी टेट पास हो ऐसा तो नहीं है, सब लोग बताओ। 2 से 7 वर्ष। और बच्चा किस चीज़ का अर्जन करता था? ज्ञान का। क्योंकि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चों का तार्किक चिंतन नहीं होता? बताओ। चलो ऐसे बताओ, अतार्किक चिंतन का काल होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? बताओ भाई, शैशवावस्था कंफर्म, ठीक। तार्किक चिंतन का काल है बाल्यावस्था। तार्किक के आगे चिंतन लगा दिया है, किशोरावस्था, ठीक। तर्क करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में, ठीक है? क्या, क्यों और कैसे बताया था हमने आपको, ठीक। चलिए अच्छा बताइए, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि प्राथमिक संवेगों की पुनरावृत्ति से द्वितीयक संवेगों का जन्म होता है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि अभिवृद्धि केवल विकास तक सीमित न होकर इसमें परिपक्वता का क्रम निहित होता है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? और सुनो, इनकी हिंट कर रहा हूं, इन्हीं की परिभाषा मैंने, यही दोनों परिभाषाएं, पिछला पन्ना पलट के देख लेना, दोनों परिभाषाएं मैंने आपको लिखवाई थी और वहां पर बताया भी था कि बच्चा इनमें से एक आ सकती है और एक आपको यूपी टेट में दिखाई देती। अब भी ना बता पाए तो बेकार है फिर सबका मामला। अरे विकास के फलस्वरूप ही किसी व्यक्ति में नवीन विशेष योग्यताएं, क्षमताएं प्रकट होती हैं। अभी आया था टेट में हॉरलॉक, इन्हीं की तो है। अभिवृद्धि जो है विकास तक निहित ना होकर उसमें प्रगतिशीलता का क्या होता है? क्रम निहित होता है। किसने बोला था? हॉरलॉक की परिभाषा है।
लिखवाया था कि नहीं? अच्छा बताओ, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बच्चे का संपूर्ण मस्तिष्क का विकास का आधा विकास उसकी शैशवावस्था में ही संपूर्ण हो जाता है? गुड एनफ, गुड एनफ। सुन सुन के याद हो जाएगा, परेशान हो। जिनको याद नहीं है, जिन्होंने अभी पढ़ा नहीं है या पहली बार आए हैं, उनको हम नोट्स बनवाएंगे जब साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है? ये ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद साइकोलॉजी तो सबका एक बार पढ़ाई हो, तो एक बार हमसे फिर से पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद जीवन कौशल, मात्र 10 दिन का जीवन कौशल है, कुछ नहीं। जीवन कौशल में कोई नोट्स तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक व्यवहारिक डिस्कशन। अब शिक्षक के निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन संबंधी कार्य लिखोगे क्या हेडिंग डाल के? इसमें तो बस शॉर्ट डिस्कशन होगा। शिक्षक क्या करता है? मूल्यांकन करता है, आकलन करता है। क्यों करता है? क्यों करता है शिक्षक आकलन? ताकि शिक्षा को क्या कर सके? शिक्षा के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। सर आ गए आपसे।